नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 7 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरे एडिशनल जो दूसरे वीडियोस है उसकी लिंक पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको बाकी वीडियोस की लिंक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं 7 चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। खेल और भारत में खेल का इतिहास क्या रहा है। स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। जनरली स्पोर्ट्स में क्या आता है तो मनोरंजन भी होता है और फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम भी होता है, कसरत भी होती है, उसे बोलते हैं स्पोर्ट्स। टू प्ले इज नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। खेलने की जो मतलब व्यक्ति का, इंसान का, मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव होता है कि मनोरंजन करे और खेलकूद करे, आपको भी पसंद होगा। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। तो इसके कारण जो खेलकूद का इतिहास है वो मनुष्य के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का ओरिजिन जब से हुआ है तभी से खेलकूद का इतिहास शुरू होता है। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मानव संस्कृति के शुरुआत से, मानव सभ्यता के शुरुआत से ही कई सारे खेलते हुए आए हैं। हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द एंशियंट पीपल, बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट। तो पुरातन काल में हंटिंग तो करते थे खाना प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन हंटिंग मनोरंजन के लिए भी किया जाता था, एक तरह का खेल की दौर पर उसे देखा जाता था। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, द्यूत। मतलब देखिए, पुरातन भारतीय साहित्य में और ऐतिहासिक पुस्तकों में या फिर पुरातन महाकाव्यों में, जैसे महाभारत हो या रामायण हो, ऐसे जो महाकाव्य है उसमें कई सारे खेलों का उल्लेख किया गया है। जैसे डाइस मतलब द्यूत खेलना, मतलब एक तरह का जुआ होता है वो, उसे द्यूत या फिर पासे फेंक कर वो ल्यूडो जैसा होता है। आज के ल्यूडो का इतिहास भारतीय ही है। रेसलिंग मतलब कुश्ती, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस मतलब घोड़ों की स्पर्धा और रथों की स्पर्धा, फिर चेस है, ठीक है, शतरंज। तो ये सारे, इन सारे खेलों का ओरिजिन जो है वो भारत में पाया जाता है। भारतीय ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। डू यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। देखिए, रेसलिंग के लिए या बाकी खेलों के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, मतलब प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो कौन से, वो देखते हैं। पहला है व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुम्मा दादा एंड माणिकराव, वडोदरा। गुजरात में वडोदरा शहर में व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स, कौन सा, जुम्मा दादा एंड माणिकराव। इन दो फेमस रेसलर्स की व्यायामशाला है, वो काफ़ी फेमस है। सेकेंड है क्रीड़ा विद्यापीठ पटियाला, पटियाला मतलब पंजाब। थर्ड है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स। उसके बाद फोर्थ है खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम कोल्हापुर। कोल्हापुर तो कुश्ती के लिए बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा, जो कोल्हापुर से है बच्चे उन्हें भी पता होगा। तो वहाँ पर खासबाग तालीम और मोतीबाग तालीम ये काफ़ी फेमस है। फिफ्थ है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, अमरावती में भी है, विदर्भ रीजन में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं। सिक्स्थ है श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी, पुणे। पुणे का बहुत ही अच्छा एरिया है बालेवाड़ी नाम का, वहाँ पर श्री शिवाजी महाराज के नाम पर क्रीड़ा संकुल है, श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल। वहाँ पर भी रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, डू यू नो स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। देखिए,
खेल कूद का और ग्रीक लोगों का, ग्रीस देश के जो लोग हैं उन्हें ग्रीक कहा जाता है। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, भारत के लोगों को भारतीय, वैसे ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहा जाता है। तो ग्रीक लोगों का स्पोर्ट्स से, खेल कूद से काफ़ी पुराना नाता रह चुका है। तो द ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली। तो ऐसा माना जाता है कि आधुनिक इतिहास में यूरोप में जो है ग्रीक लोग पहले थे जिन्होंने खेल कूद के नियम बनाए और उन्हें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज अरेंज किया गया। उनके कुछ नियम बनाए गए और उसके अनुसार खेल कूद के स्पर्धाएं अरेंज की जाने लगी। दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिस्कस थ्रो, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एटसेट्रा। तो उन्होंने किस तरह के खेल शुरू किए, जैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स, जैसे डिस्कस थ्रो मतलब थाली फेंक होती है ना, थाली होती है उसे फेंकता है, जो जितने दूर तक फेंकेगा वो जीत जाता है। उसके बाद हॉर्स रेस, घोड़े स्पर्धा। उसके बाद चैरियट रेसेस मतलब रथ होते हैं उनकी स्पर्धा। रेसलिंग मतलब कुश्ती। फिर बॉक्सिंग, मुष्टि युद्ध। The ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia. ओलंपिया नाम का एक स्टेट था वहाँ पर, एंशियंट, वहाँ पर ओलंपिक कंपटीशन हर 4 वर्षों बाद की जाती थी। उसी के याद में आज भी ओलंपिक्स भरवाए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग देशों में। तो द एंशियंट ग्रीक सिटी जो ओलंपिया नाम की थी वहाँ पर भरवाए जाते थे। To be able to participate in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor for sports persons. तो जो भी खिलाड़ी हुआ करते थे, जो भी प्लेयर्स हुआ करते थे, स्पोर्ट पर्सन्स हुआ करते थे, उनके लिए ये बहुत ही सम्मान की बात हुआ करती थी कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट होना और जीतना ये बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती थी। चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते ही थे। ओलंपिक्स के दौरान सारे जो ग्रीक के स्टेट्स थे वो शांति घोषित करते थे एक दूसरे के साथ। अगर युद्ध भी चालू हो तो भी शांति घोषित करते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, अभी खेल कूद का महत्व क्या है वो देखेंगे। टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए खेलना कूदना हमारे लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा जो मानसिक तनाव होता है वो कम होता है, हमारा जो दर्द है वो भी कम होता है, वरीज होते हैं कई सारे, उससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए गेम्स की काफ़ी मदद होती है। गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। जिन खेलों में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है उन खेलों से अच्छी तरह की एक्सरसाइज, कसरत भी होती है, व्यायाम भी होता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। देखिए गेम्स खेलने से, स्पोर्ट्स खेलने से क्या है, दृढ़ता बढ़ती है और हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, बलवान होता है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। खेलने से क्या होता है, हमारे अंदर करेज बढ़ता है, मतलब धीरज बढ़ता है, धैर्य, एडवर्स कंडीशन को फेस करने की ताकत बढ़ती है। उसके बाद डिटर्मिनेशन बढ़ता है, मतलब दृढ़ संकल्प बढ़ता है। उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप मतलब खिलाड़ू वृत्ति जिसे कहते हैं, मतलब हार को भी हंसते हंसते स्वीकारने की क्षमता प्राप्त होती है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। देखिए गेम्स कोई भी जब खेलते हैं कोई, तो उसके टीम्स होते हैं, तो उसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, मतलब सब मिलकर खेलते हैं उसमें। तो इससे एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, टीम स्पिरिट, टीम बनकर लीड करना उसे, ये बहुत अच्छा डेवलप होता है ये गुण।
इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप। जो कैप्टन होता है, जो कप्तान होता है टीम का, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भी काफ़ी डेवलप होती है। कठिन परिस्थिति में कैसे निर्णय लेने चाहिए उसके बारे में भी क्वालिटीज डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। स्पोर्ट्स देखिए, खेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इंडोर गेम्स मतलब किसी बंद कमरे में खेला जाने वाला, और आउटडोर गेम्स मतलब खुले मैदान में खेला जाने वाला। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। इंडोर गेम्स जो होते हैं वो बंद वातावरण में खेले जाते हैं, बंद कमरे में, बंद वातावरण में खेले जाते हैं, और उनमें से कई सारे खेल ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर बैठकर खेले जाते हैं, जैसे चेस हो गया, शतरंज, बुद्धिबल। They include chess, card games, games played with gamesmen and dice, कैरम etc. इनमें क्या क्या आता है? तो चेस आता है, शतरंज, फिर कार्ड गेम्स, पत्ते, उसके बाद गेम्स प्लेड विद गेम्समैन मतलब दूसरे खेल खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले गेम, जैसे डाइस होता है, मतलब द्यूत होता है, ल्यूडो वगैरह, फिर कैरम होता है, ठीक है। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज काच कवड़िया और चौक बारह, ये एंशियंट भारतीय खेल है, ये काच कवड़िया या चौक बारह। और एज इंडियन ल्यूडो इज वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस, तो उससे अलग अलग नाम भी है, चौक बारह है, कई सारे नाम है, तो वो कई जगहों पर मतलब इनसे खेला जाता है। चिंचुके असतात ना, त्याच्या मदतीने खेळला जाता, तो वो काफ़ी पॉपुलर खेल है। The game known as सागर गोटे played with a bunch of seeds or stones is usually played by girls। ये तो गांव के लड़कियों को पता होगा, आजकल तो गांव की लड़कियां भी भूल चुकी होगी। सागर गोटे नाम का खेल होता है जिनमें कुछ सीड्स होते हैं, एक प्लांट के बड़े बड़े होते हैं, या फिर स्टोन्स होते हैं राउंड, नदी में जो पाए जाते हैं वो स्टोन्स, और उनकी मदद से वो खेल खेला जाता है। देयर इज अनदर गेम नोन एज भातुकली, दैट इज प्लेइंग हाउस, घर घर खेलना जिसे बोलते हैं भातुकली, विच इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। जनरली उसे खेल पानी भी बोलते हैं, या फिर घर घर भी बोलते हैं, जिसमें लड़कियां कुछ खेल कूद में कुछ बनाती है खाने का सामान, और वो सर्व करती है, घर सजाती है वगैरह, तो इसे बोलते हैं भातुकली। हाउएवर ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। गर्ल्स तो खेलती है, लेकिन उसके अलावा सारे घर के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब गर्ल्स कुछ खेल कूद के दौरान मतलब कुछ बना कर देती है, वो बड़े लोग खा भी सकते हैं, उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात है, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल डॉल एंड अ बॉय डॉल। तो एक खेल में शादी करवाई जाती है, विवाह करवाया जाता है, एक गुड्डी और गुड़िया और गुड्डे का विवाह करवाया जाता है। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं। इट इज़ एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, सब पूरी फैमिली मिलकर, जैसे दादा दादी, माँ पिताजी, बड़े भैया बड़ी दीदी, सारे मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स, द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के आउटडोर गेम्स है, बाहर खेले जाने वाले खेल। पहला है इंडियन स्पोर्ट्स और दूसरा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। एक है इंडियन स्पोर्ट्स जो भारतीय खेल है, और दूसरे है अंतर्राष्ट्रीय खेल। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आट्या-पाट्या, खो खो एटसेट्रा। तो ये जो खेल है, लंगड़ी मतलब ये तो यहाँ पर दिखाया गया है लंगड़ी। कबड्डी भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स भरवाए जाते हैं कबड्डी के। आट्या-पाट्या मतलब एक तरह का खेल होता है। खो खो भी आपको पता होगा। डू यू नो डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका डेली शेड्यूल क्या था वो देखेंगे हम। हर हाइनेस वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ज़्यादा मतलब खेल कूद में या फिर फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी यूज टू वेक अप इन द अर्ली आवर्स, स्पेंड एन आवर 2 घटिकाज एक्सरसाइजिंग ऑन द मल्लखांब। वो बहुत जल्दी उठा करती थी और 1 घंटा वो मल्लखांब पर करती थी। मल्लखांब क्या होता है वो आगे पता चलेगा इसी चैप्टर में।
एंड देन शी हैड राउंड्स ऑफ हॉर्स राइड एंड अ लॉन्ग एलिफेंट राइड। उसके बाद वो हॉर्स राइडिंग करती थी, घोड़ेसवारी, और एलिफेंट राइड भी करती थी, मतलब हाथी पर भी सवारी करती थी। 2 आवर्स दैट इज 4 घटिकाज। ये जो घटिकाज है वो इंडियन यूनिट ऑफ टाइम है, पुरातन भारतीय यूनिट है जिसमें काल गिना जाता है, टाइम गिना जाता है। 2 आवर्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 घटिकाज आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक, मतलब जो स्पेशल डाइट होता है, जो कई सारे इनका होता है, एक्सरसाइज करने वालों का होता है, अ डाइट मीन फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो डाइट होता है उसे बोलते हैं खुराक। एंड ड्रिंक मिल्क, दूध पीती थी। देयर आफ्टर शी हैड बाथ, उसके बाद वो नहाती थी। ये कहाँ से लिया गया है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे नाम के लेखक है, उनका पुस्तक है ये माझा प्रवास, उसमें से ये ट्रांसलेट किया गया है। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, मतलब गोट्या जिन्हें खेलते हैं बोलते हैं, लगोरी, वीटी दांडू या गिल्ली डंडा, वीटी दांडू मराठी नाम है, गिल्ली डंडा उसे हिंदी में बोलते हैं। भिंगरी दैट इज वर्स, भिंगरी खेलते हैं। भोरा होता है, भौरा, जो टॉप्स होते हैं रस्सी से उन्हें रैप करके फिर फेंकते हैं और वो घूमता है। फिर है फुगड़ी, फुगड़ी तो पता है आपको। झिम्मा मतलब जो तालियां बजाते हैं 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ, वो ये काफ़ी पॉपुलर है, आर क्वाइट पॉपुलर। द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, अल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज बैडमिंटन, बैडमिंटन तो आपको पता होगा। टेबल टेनिस भी होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एटसेट्रा, ये सारे इंटरनेशनल खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आउटडोर खेल है, बाहर खेले जाने वाले खेल है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, प्रसिद्ध जो है, वो रनिंग रेसेस जो है वो काफ़ी फेमस है। स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 एंड 200 मीटर्स। स्प्रिंट्स मतलब शॉर्ट डिस्टेंस की रेस होती है, 100 मीटर्स या 200 मीटर्स दौड़ने की। देर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जैसे 500 मीटर्स या 1000 मीटर्स, ऐसे मिडल रेंज के भी होते हैं। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जिसे मैराथन बोलते हैं। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस जिसमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसा भी होता है। अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। दूसरे तरह के जो होते हैं जिसमें हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स मतलब ऐसे ऑब्स्टेकल्स रखे जाते हैं रास्ते में और उन पर कूद कर जाना होता है रनिंग करते हुए। उसके बाद रिले रेसेस मतलब समझिए 400 मीटर की रेसिंग ट्रैक है, तो हर 100 मीटर पर प्लेयर बदला जाता है। मतलब फर्स्ट 0 to 100 के लिए एक प्लेयर होता है, उसके हाथ में एक बैटन होता है। बैटन ये आप टाइप करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, ये क्या होता है बैटन। तो बैटन वो पास करता है दूसरे प्लेयर के हाथ में जब वो 100 मीटर्स पर पहुंचता है। तो 100 to 200 के बाद वो बैटन कैरी करता है वो दूसरा प्लेयर। फिर 200 पर वो तीसरे प्लेयर को देता है। फिर 200 to 300 वो तीसरा प्लेयर कैरी करता है और 300 to 400 चौथा प्लेयर कैरी करता है। ऐसे फाइनली जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतता है, वो टीम जीतती है। तो उसे बोलते हैं रिले रेसेस। देखिए ये है मल्लखांब, मतलब ऐसा खाम होता है और उसके ऊपर कई सारे ऐसे एक्सरसाइज करने होते हैं और ये काफ़ी फेमस स्पोर्ट है। और इसका जो मतलब भारत सरकार, भारतीय शासन कई वर्षों से ये कोशिश कर रही है कि मल्लखांब को इंक्लूड किया जाए ओलंपिक्स में, इसलिए प्रयत्न कर रही है भारत सरकार। Do you know? According to Manisha Bathe, Mallakhamb and its various tactics were devised by Balambhat Devdhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. जो बाजीराव पेशवे थे दूसरे, उनके जो फिजिकल ट्रेनर थे बाळंभट देवधर नाम के, उन्होंने मल्लखांब का इन्वेंशन किया है, ऐसा माना जाता है। She also notes that Balambhat was inspired watching monkeys while they leaped and played on trees. उनको इस खेल की प्रेरणा किस चीज़ से मिली? तो मंकीज जो बंदर होते हैं वो जैसे पेड़ों पर छलांग लगाते रहते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जाते हैं, एक शाखा से दूसरे ब्रांच
शाखा पर जाते हैं। ये जिस तरीके से करते हैं उससे इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने ये खेल बनाया है, ऐसा माना जाता है। तो फिर है शॉट पुट है। शॉट पुट मतलब गोला फेंक होता है ना, जो एक भारी गोला होता है उसे फेंकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा दूर जाएगा वो जीतता है। डिस्कस थ्रो मतलब थाली फेंक, हमने देखा है। लॉन्ग जंप मतलब सबसे लंबी छलांग जो लगाता है वो। हाई जंप मतलब सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला। फिर वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तैरने के कॉम्पिटिशन्स। वाटर पोलो मतलब वाटर में तैर कर बॉल को गोल में डालना वगैरह होता है। रोइंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मल्लखांब, रोप मल्लखांब। जैसे ये खंबे पर किया जा रहा है मल्लखांब, वैसे रस्सी पर भी किया जाता है, उसे बोलते हैं रोप मल्लखांब। जिम्नास्टिक्स होते हैं अलग अलग। आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल्स। तो ये सारे जो खेल है वो आउटडोर स्पोर्ट्स में आते हैं और इन्हें खेलने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल स्किल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, गेट टू नो मोर अबाउट रेसलर्स खाशाबा जाधव, मारुति माने एंड क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये आपको करना है, इंटरनेट पर जाना है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या विकिपीडिया पर जा सकते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये रेसलर है खाशाबा जाधव या मारुति माने, और क्रिकेटर है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर। तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एडवेंचरस गेम्स, ice skating, skiing, ice hockey, etc. are popular games that require balancing skills. स्केटिंग तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। उसी तरह आइस पर जो की जाती है, बर्फीले सरफेस पर जो की जाती है उसे बोलते हैं आइस स्केटिंग। और स्कीइंग जो होती है उसमें हाथ में दो डंडियाँ लेकर वो आगे की तरफ फोर्स देना होता है, आगे की तरफ मूव होना होता है, उसे बोलते हैं स्कीइंग। आइस हॉकी मतलब आइस स्केटिंग के शूज़ पहनकर हॉकी खेलनी होती है, उसे बोलते हैं आइस हॉकी। तो ये सारे पॉपुलर गेम्स है जिसमें बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा स्किल होने की आवश्यकता होती है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। तो कार रेसिंग तो आपको पता होगी, मोटर बाइक रेसिंग भी आपको पता होगी, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, ट्रेकिंग। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कौन से होते हैं? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ वेरियस टाइप्स इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन। तो पूरे विश्व में कई सारे स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। तो कई सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, जैसे ओलंपिक्स है जो हर 4 वर्षों बाद करवाए जाते हैं। एशियन गेम्स होते हैं जो केवल और केवल एशिया के देशों के लिए होते हैं, जो देश एशिया में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, उनके लिए उन्हें बोलते हैं एशियन गेम्स या फिर एशियाड भी बोलते हैं। ये इसका होस्टिंग हमने किया है एक बार। फिर है पैरालंपिक और पैरालंपिक गेम्स मतलब मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल तरह का ओलंपिक्स होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पैरालंपिक्स। फिर होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 4 वर्षों बाद होता है। फिर होता है T20 वर्ल्ड कप जो हर 2 वर्षों बाद होता है। अभी तो IPL हर साल होता है। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। Also, international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on a grand scale. तो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं भी करवाई जाती है दूसरे खेलों के लिए, जैसे हॉकी है या फिर कुश्ती है या फिर शतरंज है। तो इनके भी बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज किए जाते हैं। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। भारत में तो हॉकी और क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। हॉकी इज आवर नेशनल गेम, हमारे राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कॉम्पिटिशन्स ऑफ ऑल दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो इन सभी के कॉम्पिटिशन्स जो है वो सभी मतलब लोकल लेवल पर, शहर लेवल पर, तालुका लेवल पर, जिला लेवल पर, फिर है राज्य लेवल पर, फिर
राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस हैव गुड करियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ मेडल्स वगैरह जीतते हैं, उनको करियर में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि उन्हें उनके लिए स्पेशली एक कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलती है, मिलिट्री में भी उन्हें रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो डू यू नो मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तो मेजर ध्यानचंद जो थे, स्वतंत्रता हमें प्राप्त होने से पहले हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। इंडियन हॉकी टीम वोन अ गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टनसी। उनके नेतृत्व में बर्लिन ओलंपिक्स जो था जर्मनी में, तो 1936 में इंडियन टीम ने गोल्डन मेडल जीता था। तो हिटलर जो उस समय चांसलर थे जर्मनी के, तो वो इतने इम्प्रेस हुए थे मेजर ध्यानचंद से कि उन्होंने उनको ऑफर दी थी कि आप जर्मनी की टीम से खेलिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दी वो ऑफर। He was also part of the previous Indian hockey teams in 1928 and 1932. तो उन्होंने 1928 और 32 में भी ओलंपिक्स में खेला था, which played at Olympics and won gold medals. 29th August, the birth date of Dhyan Chand is celebrated as National Sports Day in India. तो 29th अगस्त जो है वो हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिन के तौर पर मनाया जाता है। He was known as the Wizard of Hockey, मतलब हॉकी के जादूगर। He was honored with a पद्म भूषण in 1956. तो 1956 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, जागतिकीकरण हो रहा है हर एक चीज़ का, तो खेल में भी जागतिकीकरण हो रहा है, वैश्विकीकरण हो रहा है। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 20th एंड 21st सेंचुरी वॉज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलकूद जो है ये क्षेत्र भी ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हो चुका था। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो आजकल तो आपको पता है कि किसी भी टीम में, किसी भी देश में अगर मैचेस चल रही है फुटबॉल की या क्रिकेट की या लॉन टेनिस की या किसी दूसरे भी खेल की, तो आप घर बैठे टीवी पर या इंटरनेट पर वो कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दीज मैचेस। तो जो देश उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं है, जो देश उनमें सहभागी नहीं है, वो देश भी ये मैचेस देखकर एंजॉय कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वाज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड कप जो है जो जीता था इंडियन क्रिकेटर टीम ने, वो पूरी दुनिया में, अभी देखिए अमेरिका में जो भारतीय है वो भी देखते हैं, पूरे दुनिया में जो भारतीय है वो क्रिकेट फैंस वो सारे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। स्पोर्ट्स फैंस scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy। तो इससे खेल कूद का जो अर्थशास्त्र है, जो आर्थिक व्यवहार है, जो इकोनॉमी है, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है उसकी रचना में, क्योंकि किसी भी खेल के जो फैंस हैं, प्रशंसक है, वो पूरे विश्व में कहीं पर भी फैले हुए हैं। फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज लुक एट इट एज गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर। तो फैंस जो होते हैं वो मैचेस किस लिए देखते हैं? वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मज़ा लेने के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती है, कई सारी इंडस्ट्रीज, वो ये मैचेस की तरफ कैसे देखते हैं? कमर्शियल फायदे की तरफ देखते हैं, अपने मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके ऊपर जो क्रिकेट टीम की जर्सी होती है उसके ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जाते हैं, या फिर जो बाउंड्री होती है, ग्राउंड की बाउंड्री, उसके ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जाते हैं डिजिटल बोर्ड्स पर। तो ऐसे मार्केटिंग की जाती है। और घर बैठे आप जब मैचेस देखते हैं, तब जब ब्रेक आता है तब कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं। तो
ये जो होता है उससे उनको कई सारा फायदा होता है। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंटेटर्स। तो जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें भी फायदा होता है, जैसे वो कमेंट्री कर सकते हैं, ठीक है। गेम मटेरियल्स एंड टॉयज, द मीन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। तो जो भी वस्तुएं लगती है, जो भी साहित्य लगता है खेल के लिए, उन्हें बोलते हैं टॉयज, खिलौने जिसे कहते हैं। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस। जो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये जो मतलब सिंधु नदी की सिविलाइजेशन है, सिंधु नदी की सभ्यता है, और जो सरस्वती नदी की सभ्यता है जो हरियाणा में भी पाए गए हैं एक्सकैवेशंस, उनमें कई सारे मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं। These toys were fashioned either by hands or by using molds। ये जो खिलौने थे वो हाथों से बनाए गए थे, या तो हाथों से बनाए गए थे या फिर उन्हें सांचे में डालकर बनाया गया था। Dolls are mentioned in ancient Indian literature। पुरातन भारतीय साहित्य में, पुरातन भारतीय ग्रंथों में गुड्डों का काफी बार उल्लेख किया गया है। A संस्कृत प्ले बाय शूद्रक इज नेम्ड एज मृच्छकटिक। इट मीन्स अ लिटिल क्ले कार्ट। एक संस्कृत नाटक है शूद्रक ने लिखा हुआ, जिसका नाम है मृच्छकटिक, जिसका अर्थ होता है एक छोटी खिलौने वाली मिट्टी की बनाई हुई गाड़ी, बैलगाड़ी बोलिए या कौन सी भी गाड़ी। तो उस पर एक नाटक आधारित है। मतलब उतने पुरातन काल से हमारे यहाँ पर खिलौने अवेलेबल थे। डू यू नो कथा सरित सागर हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ गेम्स एंड टॉयज। हमारा एक संस्कृत ग्रंथ है पुराना, कथा सरित सागर, जिसमें कई सारे डिस्क्रिप्शंस है इंटरेस्टिंग खेलों के, खिलौनों के। देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लाइंग डॉल्स। उसमें यह बताया गया है पुरातन काल में कि फ्लाइंग डॉल्स थी, मतलब उड़ने वाली गुड़िया गुड्डे थे। It mentions that on pressing a key, some dolls used to fly, some used to dance and some used to make sounds। मतलब कुछ गुड़िया जो थी वो बटन दबाने के बाद उड़ा करती थी, उड़ने वाली थी, कुछ नाचती थी और कुछ आवाज करती थी अलग अलग। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पुरातन भारत में। Let us find out in India there are regional traditions of making dolls। हमारे भारत में अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग परंपराएं हैं डॉल्स बनाने के। जैसे कुछ रीजन्स में मिट्टी के डॉल्स बनाए जाते हैं, कुछ रीजन्स में आपने देखा होगा कि डॉल के अंदर छोटी डॉल, उसके अंदर और छोटी डॉल, उसके अंदर और छोटी डॉल, ऐसे एक के अंदर एक डॉल्स होते हैं। द वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वेर नोन एज ठकी। Let us find out about other regions where dolls were made or are still being made। Let us also find out the local names of such dolls। तो कई सारे ऐसे डॉल्स हैं, आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टॉयज जो होते हैं, खिलौने जो होते हैं, वो हमारे प्राचीन समृद्ध इतिहास पर रोशनी डालते हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में जो हमारे टेक्नोलॉजी थी, तंत्रज्ञान का जो विकास हुआ था, वो भी बताया जाता है। कैसे? आपने अभी देखा मृच्छकटिक में लिटिल क्ले कार्ट के बारे में बताया गया है। मतलब उस पुरातन काल में भी, मतलब नियरली 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले हमारे देश में चक्री, मतलब चाक जो होता है, उसका इन्वेंशन हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ये हमें पता चलता है। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू देम। तो कई सारे, मतलब जैसे भातुकली का खेल है, मैरिज करने का, गुड्डा गुड़िया का वेडिंग जिसमें करवाया जाता है, तो उससे हमें हमारे कल्चर्स का पता चलता है। जैसे मराठी ट्रेडिशनल मैरिज कैसे होती है, सेरेमनी, वो पता चलता है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट आर मेड। मतलब महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान जो है किले बनाए जाते हैं, गढ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड ऑन दीज मॉडल फोर्ट्स। तो मिट्टी के छोटे छोटे
इमेजेस बनवाए जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मावड़े जो थे और प्रजा जो थी, उनके जो पशु थे, गाय वगैरह, बैल, घोड़े वगैरह, उनके भी छोटे छोटे मॉडल्स रखे जाते हैं उन पर। दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। इससे क्या होता है, महाराष्ट्र के इतिहास में जो किलों का, गढ़ किलों का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है महाराष्ट्र के इतिहास में और स्वराज्य की स्थापना में, उनकी मेमोरी हमें होती है, उनकी याद की जाती है, उनका स्मरण हमें होता है। An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy, city in Italy। मतलब आइवरी मतलब हस्तिदंत जो होता है, हाथी का दांत, अभी उस पर पाबंदी है हस्तिदंत के वस्तुओं बनाने पर, लेकिन पुरातन काल में हस्तिदंतों की कई सारे शोभादायक वस्तुएं बनाई जाती थी। तो जो भारतीय कलाकारों ने बनाई थी हस्तिदंत की गुड़िया, वो पोम्पेई नाम के एक इटली के पुरातन शहर में एक्सकेवेशन में पाई गए हैं। मतलब हमारी वस्तुएं उस समय इतने दूर दूर तक हमारा व्यापार चलता था, ये हमें पता चलता है। इट इज डेटेड टू 1st century CE, कॉमन एरा, मतलब पहली शताब्दी। उतने पुरातन काल में भी हमारा यूरोप के साथ इतना ज्यादा व्यापार हुआ करता था। These artifact throws light on the Indo-Roman trade relations। उससे हमें पता चलता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार जो होता था उसके बारे में हमें पता चलता है। Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about cultural contacts between nations in ancient times। तो खिलौने से हमें ये भी पता चलता है कि पुरातन काल में जो सांस्कृतिक लेन देन हुआ करती थी देशों के बीच में, साम्राज्यों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में, वो हमें पता चलता है। स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। देखिए, स्पोर्ट्स पर जो भी साहित्य लिखा गया है, ग्रंथ लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई है, जो मूवीज बनाए गए हैं, उसके बारे में अब देखते हैं हम। पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट्स इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज। जो किताबें लिखी जा रही है, पुस्तकें लिखे जा रहे हैं, एनसाइक्लोपीडियाज लिखे जा रहे हैं, मूवीज बनाई जा रही है, ये नया व्यवसाय बन गया है खेलकूद पर। द हिस्ट्री ऑफ मल्लखांब हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड। तो मल्लखांब का इतिहास जो पुस्तक है वो अभी पब्लिश किया गया है। देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज पर भी एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। सम ईयर्स एगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेम्ड षटकार। कुछ वर्षों पहले एक स्पोर्ट्स मैगजीन हुआ करता था, उसका नाम था षटकार। षटकार मतलब सिक्सर। देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स। इंग्लिश में काफ़ी साहित्य है। सम टेलीविजन चैनल्स आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू स्पोर्ट्स। कुछ जो चैनल्स होते हैं जैसे डीडी स्पोर्ट्स है, वो जो चैनल्स होते हैं वो स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए ही रखे जाते हैं और उन पर स्पोर्ट्स के ही मैचेस दिखाए जाते हैं अलग अलग। हमारे देश में तो क्रिकेट के भी स्पेशल चैनल्स हैं क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफ़ी अधिक है। Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages। अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग मूवीज रिलीज हो चुकी है स्पोर्ट्स पर, ठीक है। जैसे चक दे इंडिया हॉकी पर है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द फिल्म्स मेरी कॉम एंड दंगल, दंगल है रेसलिंग पर, मेरी कॉम है, ठीक है, बॉक्सिंग पर। मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो मेरी कॉम जो है पहली खिलाड़ी है, बॉक्सर है भारतीय, जिन्होंने ओलंपिक्स में सहभाग लिया और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। दंगल is based on the life story of Fogart sisters who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competitions। तो फोगाट जो बहनें थी उनके ऊपर दंगल मूवी बनाई गई है, जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं कई सारे अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ एट्सेट्रा। देखिए, किसी भी खेल के बारे में अगर पता चलना हो,
मूवी बनानी हो तो उसके बारे में पूरा अध्ययन करना पड़ता है, उसकी पूरी डीप स्टडी करनी पड़ती है। जिस काल में वो प्लेयर्स थे, जैसे भाग मिल्खा भाग हुए जो स्वतंत्रता काल में हुए, तो उनके बारे में, वो काल के बारे में, पूरा उस पीरियड के बारे में स्टडी करना पड़ता है। वो पीरियड पूरा सेट करना पड़ता है मूवीज में। उस जिस रीजन से वो आते हैं, जैसे भाग मिल्खा सिंह जो है वो पंजाब से आते हैं, या फिर फोगाट सिस्टर्स जो है वो हरियाणा से आती है, मेरी कॉम जो है वो मणिपुर से आती है। तो उनके लैंग्वेजेस कैसी है, उनकी संस्कृतियाँ कैसी है, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, वो सब कुछ स्टडी करके वो सब कुछ मूवीज में दिखाना पड़ता है ऑफ दैट पीरियड। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेंड टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड। तो जो विद्यार्थी, इतिहास के विद्यार्थी है, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है, तो उन्हें इस क्षेत्र में फायदा होता है। जब ऐसे मूवीज बनती है तो उन्हें इस क्षेत्र में काफी स्कोप होता है। अगर अभी देखिए, आपने अगर रिसर्च किया मल्लखांब पर, और कोई अगर डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो मल्लखांब पर मूवी बनाना चाहता है, तो आप उनको काफी मदद कर सकते हैं और आपको उसके बदले में पैसे भी मिल सकते हैं। Knowledge of history of sports is also essential for writing articles in various publications like encyclopedia, newspapers, sports magazines, etc. तो खेल के इतिहास का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। कहाँ पर? जहाँ पर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखने हो या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन में आर्टिकल्स लिखने हो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, खेल कूद और उसका व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। ऑल दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर्स टू बी डिस्टेंट एज सब्जेक्ट्स, देयर इज अ क्लोज टाई बिटवीन देम। देखिए, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि खेलकूद और इतिहास का कोई संबंध नहीं है, ये दूर दूर से भी उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशन है, उनके बीच में बहुत करीबी संबंध है। स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। मतलब जो खेल की पत्रकारिता होती है, मतलब कई सारे लेख लिखने हैं, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टिंग करनी है, या फिर न्यूज़ चैनल्स या फिर खेल के चैनल्स पर आपको एंकरिंग करनी है, तो उस जगह पर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री जो होते हैं, इतिहास स्पोर्ट्स के हिस्ट्री जानने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics or Asiad or national and international matches. देखिए, किसी भी मतलब अगर आपको किसी खेल के बारे में लेख लिखना है किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो उसके बारे में उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है। मतलब अगर आप क्रिकेट मैच के बारे में लिख रहे हैं, वर्ल्ड कप के बारे में, तो अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया बैट्समैन ने, तो उसके पहले का रिकॉर्ड किसके नाम पर था, उसने किस मैच में किया था, वो सब आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स अगर आपको याद है तो आप अच्छे आपको जॉब मिल सकती है। एक्सपर्ट कमेंटेटर्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। तो इन सब में जो निपुण है, जो एक्सपर्ट है, ऐसे कमेंटेटर्स को काफ़ी डिमांड होती है स्पोर्ट्स मैचेस के दौरान, जिसके मतलब दिमाग में सब कुछ जुबान पर हो, सारे रिकॉर्ड्स सारे बिल्कुल याद हो, उन्हें काफ़ी डिमांड होती है। एन एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एमिनेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स एटसेट्रा। तो जो अच्छा कमेंटेटर होता है उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो रिकॉर्ड्स है पहले के, उसके बारे में, जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध प्लेयर्स है उनके बारे में भी पता होने चाहिए। रिलेटेड टू द कंसर्न गेम, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल फॉर देम। तो ऐसे लोगों के लिए खेल का इतिहास काफ़ी उपयुक्त होता है। मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एटसेट्रा आर शोन लाइव ऑन टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल्स। तो इनके मैचेस जो है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस वगैरह, ये जो है टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं लाइव। द रोल ऑफ प्रोफेशनल्स हु ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ दीज टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो जो लोग हैं ऐसे जो सारे मैचेस के रिकॉर्ड्स रखते हैं, बारीकी से सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, उन्हें लिख कर रखते हैं या कंप्यूटर में रखते हैं,
तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है उनको। द स्पोर्ट्स चैनल्स कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक, 24 घंटे स्पोर्ट्स चैनल चालू रहते हैं। देयर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दिस फील्ड, तो इसमें भी कई सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जिन्हें खेल का नॉलेज है, खेल के हिस्ट्री का नॉलेज है, उनको काफ़ी स्कोप है। रेफरीज आर एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। रेफरीज मतलब अंपायर्स जैसे होते हैं, क्रिकेट में अंपायर जैसे होते हैं, वैसे रेफरीज बोलते हैं। तो ट्रेन रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। जिन्हें रेफरी बनना है प्रोफेशनली, उन्हें कुछ एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है, उन्हें कुछ एग्जामिनेशंस देनी पड़ती है। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। जो भी वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एज अ रेफरी, एज पंच के तौर पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। शासन भी बहुत प्रयत्न कर रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो भी काफी प्रयत्न कर रहा है प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स को कई सारे स्कॉलरशिप्स दी जाती है। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। उन्हें गवर्नमेंट नौकरियों में, जॉब्स में रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। डू यू नो बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर इन क्रिकेट कॉमेंट्री। ये पहले भारतीय क्रिकेटर थे बाल पंडित जिन्होंने कॉमेंट्री शुरू की। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। वो जब थे तब आकाशवाणी मतलब रेडियो पर वो बोलते थे, कॉमेंट्री करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको कॉन्सेंट्रेशन से सुनते थे। हिज वेल स्टडीड कॉमेंट्रीज वेर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्ले ग्राउंड, करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स, एनेक्डोट्स अबाउट द गेम एंड एस्टेब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम। तो उनके पास पूरा नॉलेज हुआ करता था, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, प्लेग्राउंड का कैसा स्थिति है या फिर करियर हिस्ट्री कैसी है कौन से प्लेयर की वगैरह, उनके रिकॉर्ड्स क्या है वगैरह। हिज कॉमेंट्रीज used to be the entertaining because of these historical details। तो उनके जबान पर ये सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी जो वो तुरंत देते थे, तो उसके कारण बहुत ही उनकी कमेंट्री जो थी वो एंटरटेनिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी 10th में आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए, ठीक है। मैं कमेंट में ही आपको उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।